नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सजान। शुरुआत हेडलाइंस से। 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका। केंद्र की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का शक्ति परीक्षण का आदेश। बागी विधायकों पर वोट देने पर फिलहाल रोक। अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदली गई टेंडर की शर्तें। लोकसभा में रक्षा मंत्री का बयान। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग ठुकराने पर कांग्रेस का वॉकआउट। दिल्ली में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च। सोनिया गांधी का केंद्र पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप। बीजेपी ने बताया ध्यान भटकाने की कोशिश। राज्यसभा में उठा बुंदेलखंड में पानी की खाली ट्रेन भेजने का मामला। समाजवादी पार्टी का केंद्र पर राजनीति करने का आरोप। रेल मंत्री का आरोपों से इनकार। तेलंगाना में गर्मी और लू से अब तक 250 लोगों की मौत। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। यूडीएफ सरकार और एलडीएफ पर लगाया स्वार्थ की राजनीति का आरोप। कहा चुनाव बाद तीसरी शक्ति बनकर उभरेगा एनडीए। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तराखंड में 10 मई को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं। इसमें कांग्रेस के 9 बागी विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। केंद्र के उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट कराने के लिए तैयार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश सुनाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण कराने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 मई को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान करीब 2 घंटे के लिए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल वो 9 बागी विधायक वोट नहीं दे सकेंगे जिनकी सदस्यता स्पीकर ने खत्म कर दी है। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है और नतीजों को बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने को कहा है। ये भी ऑर्डर किया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक सीनियर अफसर होता है वो खुद मौजूद होगा और सारे वोट गिने जाएंगे और लिखे जाएंगे। उसके अलावा कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि एक वीडियो बनाया जाएगा पूरी प्रोसेस का जिसमें साफ जाहिर हो कि वोटिंग कैसे हुई। हमारा तो पहले दिन से ये कहता है फ्लोर टेस्ट। हम लोग तो 28 मार्च से तैयार थे। फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में फ्लोर टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन। जितने भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर जजमेंट ये कहता है कि देयर शुड बी फ्लोर टेस्ट इन डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी योग्य विधायक कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। पिछले कुछ समय से विधायक उठाऊ जो गिद्ध उत्तराखंड के राजनीतिक मंडल पर मंडरा रहे थे, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, जिनका कोई लेना देना उत्तराखंड से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। नहीं, ऐसा हमारा मानना नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो भी कोर्ट का डायरेक्शन है उसका अध्ययन करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। उधर बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई होगी। 18 मार्च को कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के चलते प्रदेश में सियासी संकट पैदा हो गया, जिसके बाद 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने का आदेश दिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर फ्लोर टेस्ट से बचने का आरोप लगाया है। वाम दलों ने अब केंद्र के शक्ति परीक्षण के लिए तैयार होने को लेकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अल्पमत में होने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट से भागती क्यों है? हम चाहेंगे कि फ्लोर टेस्ट तत्काल हो। साथ में मुझे इस बात का बेहद दुख भी है और आश्चर्य है कि चीफ जस्टिस उत्तराखंड के
उनका ऐसे समय में स्थानांतरण करने का क्या औचित्य था। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वो सिरोधार्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी फ्लोर टेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर ही निकलेगी। बीच में फ्लोर टेस्ट होता तब भी वो अल्पमत में होते और आगामी 10 तारीख को भी वो अल्पमत में ही रहेंगे। The central government says we are ready for floor test. Why did they not allow floor test at that point of time? Why did they go for imposing president's rule in Uttarakhand? They have no answer. और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी हैं। शास्त्री, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो तमाम लोग कह रहे हैं कि जो फैसला आया वो वही आया जो कि पहले दिन से लग रहा था फ्लोर टेस्ट को लेकर, और आप लोग पहले दिन से फ्लोर टेस्ट को लेकर उतने सहज नहीं थे, ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो जिस प्रकार से विधानसभा में बजट बिल धाराशाही हुआ था और बजट बिल का धाराशाही होने का मतलब लिया जाता है खासतौर से संसदीय व्यवस्था में एक तरह से सरकार का शक्ति परीक्षण होता है और उसमें यह बिल गिर चुका था, तो ये तो स्पष्ट था कि सरकार एक तरह से देखा जाए तो अल्पमत में थी। अब ये अलग की बात है कि उसके बाद जो तमाम डेवलपमेंट हुए हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने खरीद फरोख्त की बातें की, 17 तरह की बातें की। अगर वो अल्पमत में नहीं होते तो खुल करके खरीद फरोख्त की बातें क्यों करते? आज भी हम लोग इस पक्ष में हैं, जो भी निर्णय होगा कोर्ट का वो सिरोधार्य है और हम लोग खासतौर से संविधान में और संसदीय व्यवस्था में भरोसा रखते हैं। जिस प्रकार प्रदेश में अस्थिरता हो गई थी, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई जो भी कदम हमारी पार्टी की तरफ से उठाया गया, हमारे केंद्रीय सरकार की तरफ से उठाया गया, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। लेकिन शास्त्री जी, जब एकल सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया उसके बाद बहुमत की बात बहुत साबित करने का मौका दिया उन्होंने, 2 सदस्यीय बेंच ने भी यही कहा, फिर भी आप लोग उसका विरोध करते रहे, आप मामले को और आगे ले गए और आखिरकार फिर वही फैसला आया। तो ऐसा लगता है कि जहाँ से शुरुआत की थी, जिस काम से आप बचना चाह रहे थे, वही अब काम फिर से करना पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। कुल मिलाकर के ये एक तरह से देखा जाए तो जुडिशरी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम उसका अदब करते हैं, इज्जत करते हैं। पर जहाँ तक जो वहाँ पर केंद्रीय सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन गया था राष्ट्रपति शासन लागू करने का, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई थी, बताई गई थी और उसके आधार पर राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया था। ऐसा नहीं कि वो एक पक्षी बातें रही होंगी। जो वहाँ की सिचुएशन थी, जो वहाँ की स्थिति थी और जिस तरह से वहाँ पर देखा जाए तो तत्कालीन सत्ताधारियों में घबराहट थी, तो उसका था। हमें तो आज भी विश्वास है कि फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, देखिए उसका नतीजा क्या आता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई सारे कांग्रेस के नेताओं के सोशल साइट्स पर इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं कि बीजेपी की एक तरीके से नैतिक तौर पर यह हार है, क्योंकि वो 9 विधायक जिनका फैसला फिलहाल अभी लंबित है कोर्ट में, उसके बिना तो आप वैसे भी आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं। जो बहुमत की अगर संख्या की बात करें, आंकड़ों की संख्या में कांग्रेस आगे निकल जाएगी। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर जिस दिन बजट बिल पर वोटिंग हो रहा था और वोटिंग का जो रिजल्ट सामने आया था और जिस तरह से वहाँ पर सत्ता पक्षधारियों ने घालमेल किया था, एक तरह से देखा जाए तो उससे स्पष्ट है कि सारी चीज़ें क्या है। और जहाँ तक उन लोगों की बात है जो लोग वोट देने से अभी वंचित हैं, वो लोग कोर्ट में हैं, उनकी भी सुनवाई चल रही है। आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध वोट एक तरह से जो मैंडेट मिलेगा और सरकार किसकी होगी ये तो मैं नहीं अभी बोलना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस को एक तरह से मुक्की खानी पड़ेगी। क्योंकि सोनकर शास्त्री जी, ये अब तक का पूरा इतिहास ये है कि कहीं पर भी किसी भी राज्य में अगर बात बहुमत या अल्पमत की आती है तो ये पहले भी कोर्ट के आदेश रहे हैं कि फैसला, अंतिम फैसला वो सदन के अंदर होगा, यानी कि फ्लोर पर होगा। अब वही बात जब पहले दिन से
कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री मैं कहूँ हरीश रावत, वो कहते रहे, लेकिन आप लोग लगातार, आपकी पार्टी कहती रही कि आप अल्पमत में, तो उसका फैसला फ्लोर पर होने से क्यों घबराहट थी? नहीं, देखिए कोई घबराहट नहीं थी। और आपकी पार्टी पर यह भी आरोप लगा कि आप उनके विधायकों को लेकर दिल्ली आते हैं, उनको लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, इसके बाद जाकर आप अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए कुछ नई चालों को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग फेयर राजनीति में भरोसा रखते हैं और अभी तक ईश्वर की कृपा से हम लोगों को इसका लाभ मिला है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आप देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ के तो मुख्यमंत्री ने निर्लज्जता की सीमा से आगे जा करके जिस तरह से दिखलाया गया है उनका वीडियो, सारी चीज़ें मीडिया ने दिखलाया है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या लोकतंत्र का यही मान्य होता है कि एक मुख्यमंत्री जो खरीद फरोख्त की बात करे और क्या क्या बातें उस खरीद फरोख्त में कर रहा है? ये भी देश ने देखा है, आप लोगों ने दिखलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा सिचुएशन था जब हमारी पार्टी को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा था और इसका केवल एक ही कारण था कि हम लोग प्रदेश में स्थिरता चाहते थे। हम लोग प्रदेश में जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई थी और केंद्रीय व्यवस्था में हम लोग चाहते थे लोकतंत्र की रक्षा हो। लेकिन देखना होगा कि जो फैसला कोर्ट का है और 10 तारीख को किस तरीके से वहाँ पर शक्ति परीक्षण में क्या वाकई आपके दावे सही साबित होते हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं वो उनकी बात सच निकलती है। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। लोकसभा में अगस्ता वेस्टलैंड डील पर चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि अगस्ता कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को बदला गया। रक्षा मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस घोटाले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा में शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बहस का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के 3,600 करोड़ रुपए के सौदे में टेंडर शर्तों में कई रियायत देकर एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर का टेस्ट ट्रायल भी देश से बाहर किया गया कि अगस्ता वेस्टलैंड को ऑर्डर जाने के लिए सब चीजें की गई। उसके एस्टिमेटेड जेन्युइन कॉस्ट के मोर देन ट्वाइस रेट में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके लिए जो कुछ रिलैक्स करना था वो रिलैक्स किया गया। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने फिन मैकेनिका कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। अगस्ता वेस्टलैंड ने आरएफआई अपने तरफ से डाला है। अगर वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है तो कैसे इन्होंने अलाउ किया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में आरएफआई की प्रस्ताव अगस्ता वेस्टलैंड की तरफ से कैसे डाला गया? कांग्रेस ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सरकार से पूछा कि इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होने दो और अगर वो तैयार है हम फेस करने को तैयार है। Now what action have you taken in the 1.5 years? You're shouting from the housetop against corruption. Tell us specific instances of what action CBI is under your government. रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सौदे में घोटाले की बात फरवरी 2012 में आई थी। तत्कालीन यूपीए सरकार ने कार्रवाई में देरी की और मार्च 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, लेकिन दिसंबर तक ईडी को इसकी कॉपी नहीं दी गई। आगे पीछे फाइल चलती रही। फाइनली 12 मई को 2A एंड हो जाता है जब एक दिन में 12 पेज का नोट लगा के
defense minister finally approved to keep on hold, which he could have done in February 2012. मनोहर पर्रिकर ने जवाब में कहा कि एनडीए सरकार ने फिन मैकेनिका कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए थे और सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जो रक्षा जरूरतों के लिए अहम थे। चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का भरोसा न मिलने के बाद कांग्रेस ने सदन से बहिष्कार किया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने आज लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सोनिया गांधी ने केंद्र पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। मार्च के जवाब में बीजेपी ने संसद भवन में धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कांग्रेस ने जंतर मंतर से संसद तक लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को उत्तराखंड, अगस्ता वेस्टलैंड और विश्वविद्यालयों में छात्रों के विरोध से लेकर सभी मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूती देने वाले संस्थानों का निर्माण किया, लेकिन 2 साल में ही मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरएसएस की विचारधारा हावी होने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तराखंड और अरुणाचल के राजनीतिक संकट के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। धारा 144 लागू होने की वजह से संसद मार्ग पर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोक दिया, तो सोनिया, राहुल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी। बीजेपी इस रैली को मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बता रही है। They want to divert the attention from the Augusta scam. That's why they have taken up this issue. Otherwise, there is no reason. And they are making allegations against us that we are diverting the attention. Augusta scam is a major scandal taken place during the Congress regime. And our government is committed to take it to logical conclusions. Why should the Congress party worried and rattled and then trying to make unnecessary allegations against the government? पिछले कुछ समय से बीजेपी ने कई मुद्दों पर कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश की है। इस रैली को उसी कोशिश का जवाब माना जा रहा है। मोहम्मद फाते टीपू, राज्यसभा टीवी। और बात सूखे और जल संकट की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बुंदेलखंड में पानी की खाली ट्रेन भेजने का मुद्दा उठा। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया और रेल मंत्री से माफी मांगने को कहा। सांसदों ने पानी पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात भी कही। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी ने सूखा पीड़ित बुंदेलखंड में खाली पानी ट्रेन भेजने का मुद्दा उठाया। सांसद नरेश अग्रवाल ने इस मामले में केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया। रेल मंत्री माफी मांग ले। रेल मंत्री ने सत्तों से परे सरकार को जानबूझ के बदनाम करने के लिए जो बयान दिया, और ट्रेन भी खाली भेजी, पानी नहीं भेजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी इनसे पानी नहीं मांगा। उन्होंने टैंकर मांगा, तालाब की खुदाई का पैसा मांगा, बांधों का पैसा मांगा, हैंड पाइप मांगा। कांग्रेस, बीएसपी और जेडीयू ने राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कही। खास तौर से बुंदेलखंड में सूखा काफी पड़ा हुआ है, पानी की भी काफी दिक्कत है। ऐसी स्थिति में तो हमें बुंदेलखंड के बारे में केंद्र और राज्यों की सरकारों को, केंद्र और वहाँ की राज्य की सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो वहाँ के जो पानी की किल्लत है तो उसको दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। जो नरेश जी कह रहे हैं खाली ट्रेन पहुँच गई, तो ये भी किस मकसद से पहुँची, सरकार से बातचीत करके होना चाहिए। तो पानी पर भी हम लोग प्यासे हैं, लोग घंटे घंटे पानी चाहिए, उस पर भी हम राजनीति करेंगे।
हम ही नहीं कहते कि पानी भेजा कि नहीं भेजा, ट्रेन खाली थी भरी थी अलग चीज़ है, लेकिन बिना राज्य सरकार से बात किए, बिना राज्य सरकार के सहयोग के, बिना राज्य सरकार से आप बात की अगर इस तरह की चीज़ करते हैं, केंद्र सरकार करती है, तो पूरी तरह से अनुचित है। Now I have only to make one comment that in the name of water and drought, nobody should play politics. That is all what I would. And I would also request that this matter may be settled, talked and settled. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पानी को लेकर राजनीति करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी पानी का टैंकर भेजने से पहले उसकी भाप से सफाई की जाती है। रेल मंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त इलाकों में जाने से पहले 10 वैगन वाली ट्रेन की भाप से सफाई की गई और झांसी में उसमें पानी भरा जा रहा है। हम इसमें कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते, हमारी बिल्कुल ये हमारी इच्छा है कि किसी तरह से कल मैंने खुद वहाँ के मुख्यमंत्री कल मैंने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मैंने खुद फोन करके उनको बात की और मैंने कहा हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते, आपको जो भी मदद चाहिए हमें बताइए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। जवाब से असंतुष्ट समाजवादी सांसदों ने रेल मंत्री से माफी मांगने की बात कही और फिर सदन से वॉकआउट कर गए। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इस समय भयंकर सूखे की चपेट में है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना में गर्मी और लू का कहर जारी है। अब तक राज्य में गर्मी और लू से 249 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि तेलंगाना के कुछ इलाकों में हुई बारिश से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। तापमान में कुछ गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए केरल में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज पालाकाड़ की पहली चुनावी सभा में उन्होंने राज्य में सत्ताधारी यूडीएफ और पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में बीजेपी तीसरी ताकत बनकर उभर रही है। पालाकाड़ की अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री ने राज्य के एलडीएफ और यूडीएफ दोनों गठबंधनों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि दोनों सरकार बारी बारी से जनता का हित छोड़ अपना स्वार्थ साधती आई हैं। इस 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व में आएगी, इस 5 साल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आएगी। दोनों एक दूसरे को तय करते हैं कि ये 5 साल तेरा रुकना है, रुक ले, अगले 5 साल मेरा, तुम कुछ बोलना ना मैं रुकूंगा। ये सौदेबाजी चल रही है, देखिए सौदेबाजी चल रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि केरल विधानसभा में बीजेपी तीसरी बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। इनमें यमन समेत खाड़ी देशों में फंसे केरल के लोगों को आतंकवाद के चंगुल से छुड़ाकर स्वदेश लौटने में केंद्र सरकार की भूमिका शामिल है। उन्होंने राज्य के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले, यहाँ किसान को अपना विकास हो, यहाँ के गरीबों को गरीबी से लड़ने की ताकत मिले, इसके लिए अनेक योजनाओं लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया। प्रधानमंत्री ने सोलर घोटाले पर यूडीएफ की आलोचना की तो वाम दलों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में तिरुवनंतपुरम, कासरगोड, अलप्पुझा और एर्नाकुलम में भी जनसभाएं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते आखिर में एक नज़र कुछ और अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को 4 हफ्ते के पैरोल पर रिहा कर दिया है। सुब्रत रॉय ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी। सहारा प्रमुख मार्च 2014 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। असम में 2 साल पहले 300 करोड़ रुपए और खजाना गायब होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में असम के डीजीपी से भी जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। कश्मीर के बड़गाम जिले में चारूरा इलाके में शुक्रवार दोपहर को हुए ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का 3 जवान घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र में अब बीफ रखने या खाने पर सजा नहीं होगी। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था में आदेश जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गोहत्या अब भी गैर कानूनी है, लेकिन बाहर के राज्यों से बीफ मंगाया जा सकता है।
सीरिया के अलेप्पो में सुरक्षा बलों और कायदा के बीच लड़ाई में 70 लोगों की मौत हो गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस बात की जानकारी दी। इसमें अल नुसरा के 43 आतंकी और सुरक्षा बलों के 20 जवान शामिल हैं। कालिदास का मशहूर महाकाव्य रघुवंशम अब अंग्रेजी में भी पढ़ा जा सकेगा। पूर्व राजनयिक A.N.D. हंसकर ने इसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर को बंद करने की मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है कि पाकिस्तान अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे। आर्थर वकार यूनिस की जगह लेंगे, जिन्होंने T20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की 9 मई को होने वाली भारत यात्रा रद्द हो गई है। हालांकि दौरा रद्द होने की वजह अब तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि नेपाल में मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 2015-16 में सोने के आयात में कमी आई है। 2014-15 में सोने का आयात 1015 टन था, जो गिरकर 950 टन हो गया है।